हमारा शुरू होने वाला है क्या? आज हमारा शुरू होने वाला है धातुओं का रासायनिक गुण। ठीक है, केवल रासायनिक गुण नहीं, आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहले ऊपर में आप हेडिंग लगाइए। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। अभी तक जो हम लोग पढ़े ये वो जो पढ़े कि धातु कठोर हो, प्राय कठोर होते हैं, धातु चमकीला होता है, धातु को पीटने पर एक आवाज निकलती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं, धातु में एक प्रकार की विशेष चमक होती है जिसको हम धातुई चमक कहते हैं, धातु कठोर होते हैं, धातु का द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है, ये सब पढ़े हैं। ठीक है, धातु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह सब जो हम लोग पढ़े वह भौतिक गुण था। ठीक है, वह दिखने वाला गुण था। अब जो हम पढ़ेंगे ना वह रासायनिक गुण है। ये गुण लैब में दिखता है, ऐसे नहीं दिखता। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में हम लोग ये पढ़ेंगे जनरली कि धातु जो है यह जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। ठीक है, धातु जब ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, गर्म जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद धातु जब लवण के विलयन, लवणों के विलयन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें हमको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करना है। ठीक है, किस बारे में बात करना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि जब धातु किसी दूसरे माने धातु के ऑक्साइड या ऑक्सीजन या अम्ल या लवण के विलयन इत्यादि से जब वह क्या कहते हैं कि अभिक्रिया करेगा तो फिर वह कैसा परिणाम देगा, इस वाले हेडिंग में हमको यही पढ़ना है। ठीक है, जनरली आप ध्यान में रखें इसका। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा रासायनिक गुण है वो है ऑक्सीजन के साथ संयोग। 1 नंबर में आप लिखिए, 1 नंबर में आप लिखिए ऑक्सीजन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अब देखिए हम आपको जैसे लिखा रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। वो ये भी पूछ सकता है कि जब लोहा को खुली हवा में रख देंगे तो क्या होगा। लोहा हो गया धातु, अब खुली हवा में रखेंगे तो हो गया वो ऑक्सीजन से संयोग। ठीक है, ठीक है ना, तो फिर वो ऐसे पूछेगा, ये नहीं कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे पूछेगा। ठीक है, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इस आधार पर वह किसी भी तरह का प्रश्न बना सकता है। ठीक है, हम बीच बीच में बताते जाएंगे आपको। ठीक है, कि वह किस किस तरह का प्रश्न बना सकता है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, इस संयोग को अभिक्रिया भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिए। संयोग हम लिखे हैं, आप इसको अभिक्रिया भी समझिए। अभिक्रिया करके अब जब आप उत्तर लिखने लिखिएगा तो आपको जरूरी नहीं है संयोग के बगल में अभिक्रिया लिखने का। ठीक है, वो हम इसलिए लिखे हैं कि आप समझिए कि संयोग मतलब अभिक्रिया भी होता है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके या अभिक्रिया करके, ठीक है, धातु के ऑक्साइड बनाती है।
क्या बनाती है? धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है ना, नोट यहां पर लिख लीजिए कि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः भास्मिक होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब कहिएगा सर उदाहरण बताइए। तो उदाहरण में आपको मालूम होगा कि सोडियम धातु है, इसका अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दीजिए। आपको मालूम होगा कि पोटेशियम जो है यह क्या है? धातु है, इसका अभिक्रिया आप करवा दीजिए। ठीक है। आपको मालूम होगा कि मैग्नीशियम क्या है? धातु है, इसका अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से करवा दीजिए। ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा Na2O। ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा K2O और ये हो जाएगा MgO। अब इसको आप संतुलित कर दीजिए। यहां पर आपका 2 हो गया। अच्छा, एक बात यहां पर पहले समझा देते हैं, बाद में संतुलित करें। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, पहले देख लीजिए, लिखिएगा बाद में। ये है सोडियम, ये है ऑक्सीजन। तो सोडियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो क्या बना? Na2O। उसी प्रकार से इसमें भी K2O बना है, लेकिन इसमें Mg2O नहीं बना। है ना, ये पकड़ने वाला बात, ये आपका पकड़ने वाली बात है। यहां भी Na2 लगा के O लगाए हैं, यहां K में 2 लगा के O लगाए, लेकिन यहां Mg में 2 लगा के O नहीं लगाए। अगर हम कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते तब भी हम CaO लिखते। ठीक है, हम 2 नहीं लगाते। ऐसा क्यों, जानते हैं? जानते हैं ये बात? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे सोडियम है, यहां पे ऑक्सीजन है। सोडियम का संयोजकता 1 होता है और ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। तो ई 2 चले जाता है इसमें और 1 चले जाता है इसमें। ये हो जाता है Na2O1। तो O का 1 नहीं लिखा जाता, 1 प्रायः नहीं लिखा जाता। ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि यहां पर हम K रखते तो सोडियम का संयोजकता 1, याद रखिएगा। ठीक है। यहां पर अगर हम K रखते तो K का भी संयोजकता 1 होता है। तो K का संयोजकता 1 होता है। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? K2O हो जाएगा। 1 मिनट। पोटेशियम का होता है 19 होता है ना, 19 होता है। 17 में क्लोरीन, 18 में ऑर्गन, 19 में पोटेशियम। ये कितना हो जाएगा? 2 8 है ना, 10 8 18 1 19। संयोजकता इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 होता है इसका। ठीक। तो ये आपका K2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2O। लेकिन जब इसके जगह पर K नहीं हो, मानिए अगर Mg होगा और प्लस O2O होगा, तो इसका भी संयोजकता होता है 2 और इसका भी संयोजकता होता है 2। तो E2 चले जाता है इसमें, E2 चले जाता है इसमें, E हो जाता है Mg2O2 और 2 जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? Mg1O1। तो ये क्या लिखाएगा? MgO। इसीलिए इसमें 2 नहीं हुआ। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक, समझ में आई है तो इसको ध्यान भी रखिएगा। ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए तो जल्दी से लिख लिए ना।
ये आपका हो जाएगा, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए आप, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड ये हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड ये हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए जल्दी करिए। यहां पे हम क्या लिखाए हैं कि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः भास्मिक होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसा भी है जिसका ऑक्साइड जो है वह भास्मिक भी होता है और अम्लीय भी होता है। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यहां एक क्वेश्चन बनाइए, बीच में ही बना देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो जो है आपको परिभाषा ही पूछे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको परिभाषा ही पूछे, वो आपको एक क्वेश्चन ऊपर में लिखेगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विधर्मी ऑक्साइड। हम आपको कुछ ऑक्साइड का नाम देंगे, उसको याद रखिएगा, अगर वो ऑप्शन में कहीं पर रहेगा तो उसी में टिक मारिएगा कि ये द्विधर्मी नहीं है। अन्य तो 3 गो द्विधर्मी दे देगा, एक को नहीं देगा द्विधर्मी, कहेगा निम्नलिखित में से कौन द्विधर्मी ऑक्साइड नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात यहां पर एक हम सवाल बना लेते हैं कि द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड, ऑक्साइड किसे कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं। अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण दिखाते हैं। ऐसे ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि एक आप ले लीजिए, यहीं पे लिखते हैं, नहीं नाम भी लिखते जाएंगे। एक में आप लिखिए Al2O3, 2 में आप लिखिए ZNO, 3 नंबर में आप लिख लीजिए PbO और BeO लिख लीजिए। ठीक है, ये जो है ना, ये आपका क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड। ये आपका क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड।
ठीक है, इसका नाम जो है आपका क्या हो जाएगा? इससे अच्छा ये तो नहीं होगा, हाँ ये ज्यादा दिखता है। चलिए इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। इसका हो जाएगा लेड 2 ऑक्साइड। इसका हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड। आपको 2 नंबर में यह क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ सकता है, या नहीं तो आपको इसको ऑब्जेक्टिव बना करके पूछेगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है। आपसे एक सवाल ऐसे बन सकता है कि एक ऐसे द्विधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाइए यहां पे। एक ऐसे द्विधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, दोनों से अभिक्रिया करता है। ठीक है, इस तरह का भी सवाल कहीं आ जाए तो एगो दे दिए हम। ठीक है, ऐसा में जिंक ऑक्साइड एक तो दे देते हैं, लिखेंगे जिंक ऑक्साइड जब अम्ल से, अम्ल में नाम लिख देंगे तब ना ठीक रहेगा लिखने में, अम्ल HCl से अभिक्रिया करता है तो ZnCl2 तथा H2O देता, H2O बनाता है। ठीक है, मतलब ZnO जब HCl से विक्रिया करेगा। ठीक है, यहां देखिए लिखिएगा, बाद में एक बात बताएंगे। देखिए इस वाला को जो है ना, इस वाला को इसके साथ सटाइए, क्या हो जाएगा ZnCl। अच्छा, Zn का संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो 1 आ जाएगा Zn में और Zn का 2 आ जाएगा क्लोरीन में, तो ये हो जाएगा ZnCl2। ठीक है, और प्लस H2O। अब देखिए आप इसको याद करिएगा तो आपको याद नहीं होगा, इसको इस चीज को याद करने का प्रयास करिएगा तो जल्दी से याद नहीं होगा। ठीक है, आपको याद रखना है
कि इसको इससे अभिक्रिया करवाना, जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाना। फिर इधर याद नहीं रखना, इधर याद नहीं रखना, यहीं से बना लेना है कि इसको इसके साथ सटाएंगे, ई प्लस होता है किसी भी समीकरण में, सॉरी किसी भी यौगिक में, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस होता है। तो फिर HCl में भी इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस होगा, तो ये प्लस प्लस के साथ नहीं सटता है, प्लस प्लस के साथ नहीं सटता है, तो सटेगा किसके साथ? प्लस सटेगा माइनस के साथ, ई वाला प्लस सटेगा इस माइनस के साथ, तो ई Zn सटेगा इसके साथ, तो हो जाएगा ZnCl। इसका संयोजकता इसमें दे दीजिए, इसका संयोजकता इसमें, ZnCl2 हो गया। H को O से अभिक्रिया करवाइएगा, HO, तो इसका होता है 2, इसका होता है 1, उधर चल जाएगा, ये हो गया जल। ठीक है, तो आपका समीकरण बन करके तैयार। ठीक है ना, ठीक है ना, याद ऐसे रखना। आप इसको कहिएगा कि हम याद करेंगे तो याद नहीं होगा, या फिर आपको जैसी जैसे सुविधा बुझाए आप वैसा कर लीजिए। हम आपको एक ट्रिक बता दिए कि आप ऐसे करिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारी ये मेरा ट्रिक आपको सेट नहीं करे, तो आपको जैसे अच्छा लगेगा आप कर लीजिए। यही ZnO, यही ZnO जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये है क्या? ये क्षार है। यहां पर ZnO अम्ल से अभिक्रिया किया था, यहां पे क्षार से कर रहा है, तो क्षार से जब अभिक्रिया करेगा, ठीक है, यही जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। ठीक है, क्षार से सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ ऐसे अभिक्रिया नहीं करता है, इसको साथ में मिला के गर्म कर किया जाता है। गर्म करने पर सोडियम जिंकेट बनता है। ZnO में NaOH, ठीक है, यहां पर लिखिए गर्म करने का साइन। ठीक है, तो ये बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है, अब प्लस में बन जाएगा आपका जल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसके बारे में जानते ही होंगे, इसके बारे में अम्ल क्षार लवण में पढ़ाए थे कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसके बारे में अभी तुरंत पढ़ाए हैं, ये आपका जिंक ऑक्साइड है। चलिए, ये खत्म हुआ। थोड़ा सा क्रियाशीलता की श्रेणी भी देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है ना, यहां पर एक बात लिख देते, जगह तो है नहीं।
चलिए ठीक है। थोड़ा सा लेट से पेज चेंज होता है। ठीक। नोट में आप जो है एक बात ध्यान में रखिएगा, ये कि ये बात सही है कि सभी धातु में ऑक्सीजन सभी क्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनेगा, लेकिन अभिक्रिया का जो स्पीड है वह धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ किसी धातु की अभिक्रिया धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ किसी धातु की अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ किसी धातु की अभिक्रिया उसकी मतलब धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। एक मिनट, अभिक्रिया का वेग लिख दीजिए आप। अभिक्रिया का वेग धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। समझ रहे हैं बात को? क्रियाशीलता की श्रेणी में मान के चलिए कि सबसे अधिक क्रियाशील जो है कॉपर होता है, इससे कम क्रियाशील होता है बेरियम, इससे कम क्रियाशील होता है कैल्शियम, इससे कम क्रियाशील होता है सोडियम, इससे कम क्रियाशील होता है मैग्नीशियम, इससे कम क्रियाशील होता है एल्यूमिनियम, इससे कम क्रियाशील होता है जिंक, इससे कम क्रियाशील होता है क्रोमियम, इससे कम क्रियाशील होता है आयरन, इससे कम क्रियाशील होता है कैडमियम। ठीक है। ठीक है, इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। इसमें और भी होता है, इसमें और भी होता है। ठीक है, वो आगे भी कर लिया जाएगा कि करिए दें, रुकिए करिए देते हैं, लिखिए देते हैं, जब इतना लिख दिए तो। कैडमियम से भी कम क्रियाशील कौन होता है? कैडमियम से कम क्रियाशील होता है कोबाल्ट, उससे कम क्रियाशील होता है निकेल। ठीक है, और निकेल से कम क्रियाशील कौन होगा? तो टीन हो जाएगा। ठीक है, टीन से कम क्रियाशील कौन हो जाएगा? सीसा। इससे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। इससे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा? कॉपर। इससे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा? Hg। और इससे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा? आर्गन। इससे कम क्रियाशील प्लेटिनम, और इससे भी कम क्रियाशील सोना। ठीक है, थोड़ा लिख लीजिए तो।
हो गया क्या? हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जल के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। इसका एक ट्रिक जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। उसका ट्रिक चलिए आगे कर लेंगे, थोड़ा सा इसका बनाना पड़ेगा ट्रिक। अब लिखिए यहां पे जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया लिखेंगे विभिन्न धातु, विभिन्न धातुओं का जल के साथ भिन्न भिन्न वेग से, भिन्न भिन्न वेग से अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया होता है, ठीक है। कुछ धातु ठंडा जल से भी कर लेता है, अब कुछ धातु को जल के साथ डालने पर, गर्म करने पर अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कुछ धातुएं ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेता है, जबकि जबकि
कुछ धातु, जबकि लिख दिए थे ना उसको, जबकि कुछ धातु को जल के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। जबकि कुछ धातु ऐसे होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो जल के भाप, मतलब कि जलवाष्प के साथ, तो इसमें 3 कंडीशन हो गया, अभिक्रिया करते हैं। इसमें 3 कंडीशन हो गया। एक कंडीशन आपका हो गया ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं। समझे? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ऊपर से अगर आप लीजिएगा तो लिखिए सबसे पहले पोटेशियम, और तब लिखिए कैल्शियम। समझे? और तब लिखिए सोडियम तथा सोडियम ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? जल का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सीधे लिखिए ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब पोटेशियम हो गया के, जल से अभिक्रिया करेगा। उसके बाद कैल्शियम हो गया Ca, यह भी आपका जल से अभिक्रिया करेगा। सोडियम हो गया, ठीक है, ये हम क्रम वाइज ही लिखे हैं। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। ठीक है। तो ये बना लेगा KOH। ये क्या बनाएगा? KOH। ये बनाएगा CaOH होल 2, और ये बनाएगा NaOH। सब में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा।
सब में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो। मुक्त होगा। ठीक है, हो गया। जी सर। भाप के साथ जो अभिक्रिया करता है उसके बारे में लिख लीजिए। भाप के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अभिक्रिया। एक मिनट, भाप के साथ धातुओं की अभिक्रिया, भाप के साथ धातुओं की अभिक्रिया। ठीक है, भाप के साथ जो धातु अभिक्रिया करती है उसमें आपका है मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। ठीक है, ठीक है ना, मैग्नीशियम, तब आप लिखिए जिंक, और तब आप लिखिए आयरन। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा क्रियाशील है, ये कम, ये कम, ये तीनों का, तीनों ही कम क्रियाशील ही है, लेकिन इन तीनों में मैग्नीशियम सबसे ज्यादा है, जिंक उससे कम है, तब आपका आयरन। मैग्नीशियम, जिंक तथा आयरन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये जल के भाप के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। ध्यान में रखिएगा आप, मुक्त करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम, जिंक तथा आयरन। ठीक, यहां लिखिए मैग्नीशियम, यहां लिखिए जिंक और यहां लिखिए आयरन। और सबकी अभिक्रिया आप क्या करवाइए, लिख तो रहे हैं जल, लिख क्या रहे हैं जल, लेकिन ऊपर क्या लिखे थे, भाप, तो यहां पर आप गर्म करने का साइन देंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2, ये आपका ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2, और ये आपका Fe2O3। ठीक है, एक मिनट, इसको Fe3O4 ऐसा करिए, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। नोट में एक बात याद रखने वाली, इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब पहले से मालूम है नाम उसका, जिसका नाम नहीं मालूम है वो लिखवा लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे नोट में आप लिख लीजिए कि कॉपर एक, और दूसरा में आप लिखिए मरकरी, ये भी धातु है, Hg बोलते हैं, हाइड्राजीरम, ठीक है। और उसके बाद टीन, ये हो गया आपका Sn, और टीन के बाद सिल्वर, तब ना चांदी का अंगूठी पार करके नहाते हो नहाते सब कुछ है, सिल्वर चल गया। सिल्वर, यहां पे Ag लिख लीजिएगा, तथा सोना Au, ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, करते ही, ई सब जो है जल के साथ लगबे नहीं करता, ठीक है। रे भाई हम थोड़ा सा लागबे नहीं करबो वाला बात। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। हो गया ना? अब 3 नंबर में लिखिए आप अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया, अम्लों के साथ धातुओं की, हाँ ठीक है। देखिए प्रायः सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यह बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लगभग ठीक है। अम्लों के साथ भी विभिन्न धातुएं अपने अपने विद्युत धनात्मकता के आधार पर अभिक्रिया करते हैं। अम्लों के साथ भी विभिन्न धातुएं अपने अपने विद्युत धनात्मकता के आधार पर अभिक्रिया करते हैं, मतलब जो जितना विद्युत धनात्मक है वो उतना तीव्र अभिक्रिया करता है।
ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। यहां देखिए सबसे ज्यादा कौन है, के पोटेशियम है। ये सबसे ज्यादा स्पीड में विक्रिया करेगा, उससे कम स्पीड में ये करेगा, उससे कम स्पीड में ये करेगा, उससे कम स्पीड में ये, उससे कम में ये, उससे कम में ये, उससे कम में ये। जिसकी क्रियाशीलता जितनी कम होगी वो उतना ही स्पीड में, मतलब उतना ही कम स्पीड से अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। लेकिन जो भी अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ धातु में, वह सब कुल मिलाकर के जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही करेगा। ध्यान में रखना है इस पर। हो गया। थोड़ा आजकल लेट से काम करता है। यही था ना। तो आपके नजर में सबसे क्रियाशील कौन था, कौन है, मानिए पोटेशियम है। तो पोटेशियम जो है वह सबसे अधिक तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा। मानिए के प्लस HCl क्या हो जाएगा, KCl प्लस H2। ठीक है, मान लीजिए कि सोडियम है, Na प्लस HCl, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2। मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो इसको जब करवाएंगे, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि HCl के साथ ही करवाएं, हमारा मन होगा तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ भी करवा सकते हैं, ये मेरे मर्जी की बात। MgCl2 प्लस, ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना। मानिए एल्यूमिनियम है, ये हम जो भी लिखा रहे हैं ऊपर से नीचे क्रम के से लिखा रहे हैं, हो जाएगा आपका AlCl3 प्लस H2। ठीक है, मतलब कि सबसे तीव्र गति से पोटेशियम अभिक्रिया करेगा, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, अम्लों अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया का क्रम, धातुओं की अभिक्रिया का क्रम। ठीक है, इसके बाद एक और बात हम लोगों को पढ़ना है। धातु के लवण के साथ जो है ना धातु की अभिक्रिया, यहां लिखिए 4 नंबर। धातु के लवणीय विलयन के साथ धातुओं की
अभिक्रिया। लिखेंगे धातुओं के लवणीय विलयन के साथ अन्य धातुओं की अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जिंक है, इसकी अभिक्रिया करवा देंगे CuSO4 से। ठीक है, जिंक की अभिक्रिया करवा देंगे CuSO4 से, मतलब कि कॉपर सल्फेट से। ठीक है, तो जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील होता है, कॉपर कम क्रियाशील होता है। ये क्या करेगा, उसको हटा करके अपना सेट हो जाएगा वहां। ठीक है, अब प्लस Cu अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ये अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता। या मानिए लोहे की अभिक्रिया CuSO4 से करवाएंगे तो लोहा भी कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu अवक्षेप के रूप में। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ, इसमें इसका मतलब हो गया कि जिंक जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो जिंक कॉपर को हटा दिया, उसके स्थान पे चल गया। यहां भी लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कल हम लोग क्रियाशीलता की श्रेणी को पढ़ेंगे, समझे? और हो सके तो हम ट्रिक भी उसका खोज के रखेंगे। फिर हमको यही गुण जो है, अब हमको क्या करना है, अधातु में भी पढ़ना। यही गुण एकदम सेम टू सेम हमको अधातु में भी यही गुण पढ़ना है। जितना उसमें पढ़े थे, भौतिक गुण धातु में पढ़े थे, उतना ही भौतिक गुण अधातु में भी पढ़ना, और उतना ही रासायनिक गुण भी अधातु में पढ़ना। हम प्रयास करेंगे कि वो सब एक ही दिन में हो जाए, क्योंकि उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। भौतिक गुण में तो सारा पद समझा ही दिए हैं। घनत्व किसको बोलते हैं, द्रव्यनांक क्वथनांक किसको बोलते हैं, धातुई चमक, धातुई ध्वनि, ये सब तो बता ही दिए है ना। बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, उसमें 4 5 6 होता है। ठीक है, 4 5 6 7 होता है। तो यह सब बात प्रयास करेंगे कि वो एक दिन में ही वो हो जाए, और उसके बाद हम लोग जो है फिर आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर तो थोड़ा सा लंबा जरूर है। ठीक है, समय तो लगेगा इसमें, प्रयास करेंगे जल्दी ये हो जाए। ठीक है, बाकी आपका काम है ऑब्जेक्टिव कर लेना। मैथ के बारे में हम आपको बता दिए हैं, आप 2 चर में रैखिक समीकरण का ही करके रखिए। आप आज किए होंगे, कल सुबह में देखेंगे उसको हम। ठीक है, इस वाले क्लास को हम आज यहीं रोक रहे हैं।